हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2013 के पेपर को। इससे पहले हमने दो पेपर कर लिए हैं, एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2008 और 2011। आज हम 13 के पेपर को करेंगे। ये क्वेश्चन अगर आप सोल्व करते हो तो अगर हमारी HPSC पीजीटी फिजिक्स स्क्रीनिंग पेपर भी लेगी तो उसमें भी हमारी इक्वली हेल्पफुल होंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 91, जो कि क्या है, टू आइडेंटिकल सेल हैं आइदर कनेक्टेड इन पैरेलल और सीरीज। दो सेल हैं या वो पैरेलल में कनेक्ट है या फिर सीरीज में। जो करंट आया है दोनों का वो क्या है, सेम है। और क्या है करंट, 2 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का बताया है कि वो कितना होगा। तो अब हम देखते हैं, यानी कि दो सेल हैं, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है आर और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2 ओम का, वो लगा हुआ है। तो अब हमें क्या देखना है, और करंट क्या गिवन है, सेम दिया है सीरीज और पैरेलल से। सोल्व करते हैं, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कितना होगा। तो देखो, पहले हम सीरीज कनेक्शन में देखेंगे। दो सेल जब सीरीज में लगे होते हैं तो इसकी EMF E, इसकी E, तो टोटल EMF कितनी होगी, E + E 2E। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अगर देखें, दो रेजिस्टेंस है दो सेल के लिए, एक R तो कितना हो गया 2R। जो करंट है सीरीज के लिए, करंट कितना होगा, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो 2E/R + 2R। पैरेलल कम्बिनेशन में देखते हैं, टोटल EMF क्या होगा, पैरेलल में EMF क्या होती है, सेम रहेगी, EMF रिमेन द सेम इन पैरेलल। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, जब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे होते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 1/R करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, R × R, R + R, तो क्या हो जाएगा R/2। करंट क्या होगा पैरेलल में, E/2 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस R/2। तो सोल्व किया 2E/2R + R। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि करंट जो सीरीज में है और जो पैरेलल में है वो दोनों क्या है, सेम है। तो 2E/R + 2R = 2E/2R + R। जब हमने इन दोनों को सोल्व किया तो इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे क्या आए, सेम आए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर 2 ओम था तो हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी कितना है, 2 ओम है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, जो कि क्या है, द वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। एक लिफ्ट है अपवर्ड की तरफ जा रही है, तो उसके वेट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा वेट ऑफ ए पर्सन। जो लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड की तरफ, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो वो क्या करेगा, है इंक्रीज करा हुआ मिलेगा हमें, क्योंकि W अपेरेंट कितना दिखेगा, पहले mg था, जब वो अपवर्ड की तरफ गया तो एक्सेलरेशन ऐड हुई, तो mg + a वेट हमें इंक्रीज करके मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। जब एक ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, देन इट इज़ फाउंड दैट इट ट्रैवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन इट्स लास्ट सेकेंड। तो वो क्या करता है, हाफ डिस्टेंस को लास्ट सेकेंड में ट्रैवल करता है। द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड इज। ग्राउंड पर पहुंचने के लिए जो टोटल टाइम लगेगा बॉडी को, वो कितना लगेगा, वो हमें बताना है। अब हम उसको सोल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखो क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉप करता है फ्रॉम सर्टेन हाइट से, तो इनिशियली तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है 0। एक्सेलरेशन से भी फॉल करेगा वो किसी एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, ग्रेविटी। फिर उसके बाद क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जब वो आता है नीचे तो मान लो t टाइम लगता है। टोटल हाइट क्या होगी, फिर एक रिलेशन है h या फिर s = ut + ½ at²। u इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ut तो 0 हो गया।
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस फिर अब क्या बच गया, हाफ जी टी स्क्वेयर बच गया हमारे पास। तो हाइट जो है एच वो क्या है, हाफ जी टी स्क्वेयर। अब उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में कि वो फाउंड क्या हुआ कि ट्रैवल करता है वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन इट्स लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड के अंदर वो हाफ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। तो ऑब्जेक्ट कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड। हाफ डिस्टेंस वो लास्ट सेकंड में ट्रैवल करता है। तो जो हाइट है मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल है लास्ट सेकंड में डी लास्ट वो क्या है, टोटल हाइट उसकी माइनस द हाइट रीच एट द टी माइनस वन। टोटल में से अगर हम इतने टी माइनस वन वाली हाइट माइनस कर दे तो वो लास्ट सेकंड का निकल जाएगा। कि मान लो इसने पूरे को ट्रैवल करने में क्या लिया है, डी डिस्प्लेसमेंट, और इतनी सी डी माइनस वन है लास्ट सेकंड की, ये वाली पोर्शन निकल जाएगा। तो देखो डी लास्ट क्या है, हाइट इन टोटल टाइम में, हाइट एट टी माइनस वन में, टोटल का देख लिया हाफ जी टी स्क्वेयर, टी माइनस वन में क्या होगा फिर हाफ जी टी माइनस वन का स्क्वेयर। तो जब सोल्व किया तो ये आ गया डी लास्ट जो है वो h बाई टू निकल के आ गया। अब हाफ जी टी स्क्वेयर माइनस में हाफ जी टी माइनस वन के स्क्वेयर को सोल्व किया तो वो क्या आएगा, हाफ निकला किसका, h का। h कितनी थी, हाफ जी टी स्क्वेयर। सोल्व करेंगे इसको, टी स्क्वेयर माइनस टी माइनस वन स्क्वेयर, ये जी जी सारा कैंसिल हो गया, ये बच गया हाफ टी स्क्वेयर। फिर आगे इसको फर्दर सोल्व किया तो टू टी माइनस वन इक्वल टू हाफ टी स्क्वेयर। फिर और सोल्व किया तो टी स्क्वेयर माइनस फोर टी प्लस टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी बाई टू ए से। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, टू प्लस 1.414 3.414 सेकेंड, या फिर 2 माइनस 1.414, क्योंकि क्या है कि वो हाफ डिस्टेंस तो ट्रैवल कर ही चुका है, लास्ट में बस थोड़ी डिस्टेंस रहती है। तो लास्ट के सेकंड में वो इसको डिस्कार्ड कर देंगे हम, और ग्रेटर देन 1 तो ट्रैवल करेगा ही, तो वो कितनी आ जाएगी 3.41 सेकेंड। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्वेश्चन क्या है, इन अ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर फेज डिफरेंस बिटवीन दी आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज। इसका तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सा ही है कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में फेज डिफरेंस जो होता है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच का वो कितना होता है, 0 होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 95। वो क्या है, टू स्प्रिंग है, डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है, हैंगिंग इक्वल मास, मास इक्वल है, एट देयर फ्री एंड, उसके फ्री एंड पर जो मास है वो क्या कर रखे हैं, इक्वल हैंग कर रखे हैं। हमें क्या बताना है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा उसका। तो अब देखो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा। तो देखो दोबारा से क्या है, दो स्प्रिंग है, डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है, ऑन हैंगिंग इक्वल मास, जब उन दोनों पर मास इक्वल हैंग कर देते हैं तो एट देयर फ्री एंड पर तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो कैसे, मान लो फोर्स क्या होता है एम जी, और क्या होता है जितना लग रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट माइनस के वन एक्स वन, और या फिर माइनस के टू एक्स टू। एक्स टू एक्स वन क्या है, जितना हमने उसको खींच रखा है। अगर एक्स वन और एक्स टू अगर इक्वल ही खींचते हैं, एक्स वन और एक्स टू अगर इक्वल हैं तो जो के वन और के टू जो है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, अगर उनकी जो सेपरेशन है एक्स वन और एक्स टू अगर इक्वल हो। अगला है 96 क्वेश्चन जो क्या है, फॉर ए कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 किलो हर्ट्ज, कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 किलो हर्ट्ज है, एंड ए मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 किलो हर्ट्ज, और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है 5 किलो हर्ट्ज। द बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन इज, हमें क्या बतानी है, बैंडविड्थ बतानी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन के लिए। तो अब हम बताते हैं बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ जो होती है एम के केस में वो 2 टाइम होती है एफएम का।
तो कितनी दे रखी है FM 5 किलोहर्ट्ज़, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज़, तो 2 टाइम ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना हो जाएगा 10 किलोहर्ट्ज़। अब हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन क्या है, अगर इफ़ t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ mL³/3y³, अगर t इतना हो वेर t जो है टाइम पीरियड है ऑफ ए बार ऑफ मास m, एक बार है, टाइम पीरियड है उसके लिए t, लेंथ है उसकी l, एंड y क्या है यंग मॉडुलस है, देन द डायमेंशन ऑफ QR। तो इसके लिए हमें क्या निकालनी है, क्यू के लिए डायमेंशन बतानी है कि कितनी डायमेंशन होगी इस क्यू की। तो अब हम देखते हैं कि क्या है, t इक्वल टू 2 पाई रूट mL³/3y³। t टाइम पीरियड है, बार का यंग मॉडुलस है, डायमेंशन निकालनी है इस q के लिए। तो सिंपल सा है, तो देखो कि t क्या गिवन है हमें 2 पाई रूट mL³/3y³। q को निकालने के लिए पहले t का स्क्वायर कर लो, तो यहाँ से 4 पाई का स्क्वायर mL³/3y ये आ जाएगा। तो q की वैल्यू निकाल लेंगे, q इधर चला गया बाकी इधर आ गया, तो 4 पाई स्क्वायर mL³/3y² तो अब हम q को सारी वैल्यू पुट करेंगे, mL³, यहाँ से यंग मॉडुलस का रिलेशन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से, यहाँ ये आ जाएगा, t का स्क्वायर पुट करके वैल्यू आ गई m0, L⁴ और t की पावर 0। तो बस ये रिलेशन निकल गई। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन 98। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग ए सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r। एक पार्टिकल है वो एग्जीक्यूट करता है सर्कुलर मोशन जिसकी रेडियस है r विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, जो कितनी है v है। आफ्टर कंप्लीटिंग, कुछ देर के बाद वो क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है हाफ द सर्कल। हाफ सर्कल कंप्लीट करने के बाद द चेंज इन इट्स वेलोसिटी एंड स्पीड विल बी रिस्पेक्टिवली, उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा और उसकी स्पीड में कितना चेंज आएगा वो बताना है। देखो हमारे पास क्या था, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, चेंज इन स्पीड निकालनी है। सर्कल ऐसे ट्रैवल किया, उसके बाद वापस से उस मुड़ गया उस सर्कल को, तो डायरेक्शन चेंज होगी, तो v माइनस वी चेंज होता है, तो ये डायरेक्शन v माइनस माइनस वी, तो क्या हो गया चेंज इन वेलोसिटी 2v, और चेंज इन स्पीड क्या है v माइनस वी, स्पीड की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो v माइनस वी इक्वल टू 0। अब है क्वेश्चन नंबर 99, जो कि क्या है, इन ए थर्मोकपल ऑफ कॉपर एंड आयरन। एक थर्मोकपल है कॉपर का और आयरन का। द थर्मो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम, थर्मो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा, वो क्या करेगा, थर्मो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू आयरन एट हॉट जंक्शन। कॉपर टू आयरन एट हॉट जंक्शन, थर्मोकपल है कॉपर और आयरन का। द थर्मो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू आयरन एट हॉट जंक्शन। तो ये जो है थर्मोकपल है, ये हमारा आयरन और कॉपर का है, थर्मोकपल है कॉपर एंड आयरन का। थर्मो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो देखो कॉपर से आयरन की तरफ तो जाएगा हॉट जंक्शन में, और आयरन से कॉपर की तरफ जाएगा कोल्ड जंक्शन में। तो हॉट का पूछा था ऑप्शन में, तो ये क्या है कॉपर टू आयरन। अब है क्वेश्चन नंबर 100, जो कि क्या है, व्हेन ए साउंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी n is approaching a stationary observer with velocity u। जब क्या होता है, हमारे पास एक साउंड सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है n है, वो अप्रोच करता है एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर को विद वेलोसिटी u के साथ, देन द अपीरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज डेल्टा n1। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या था डेल्टा n1, एंड व्हेन द सेम सोर्स इज receding with velocity v from the stationary observer, जब सेम सोर्स क्या है रिसीड करता है with velocity v से from the stationary observer, then the apparent change in frequency is, तो वो कितना है डेल्टा n2। अब हमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा लेस होगा। तो अब हम करते हैं, तो देखो एक बारी अप्रोचिंग लेनी है और एक बार रिसीडिंग की लेनी है।
साउंड सोर्स फ्रीक्वेंसी n है, n क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अप्रोच कर रहा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर को विद वेलोसिटी u के साथ, वेलोसिटी है u के साथ वो उसको अप्रोच कर रहा है। देन द अपीरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी डेल्टा n1 और व्हेन द सेम सोर्स रिसीड विद वेलोसिटी v के साथ, तो क्या हो रहा है, जब v से रिसीड कर रहा है तो फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर देन द अपीरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी डेल्टा n2। अब देखो पहले तो हम देख लेते हैं, जब वो अप्रोच कर रहा था तो n1 क्या है, देखो n1 क्या दिया है, n जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, c डिवाइडेड बाय c माइनस के u इंटू n अप्रोचिंग। चेंज निकाले डेल्टा n1 तो क्या है, c बाय c माइनस के u इंटू n माइनस के, इनिशियल जो था n और n2 जब रिसीडिंग वाला था तो उसके लिए क्या होगा, c बाय c प्लस u और इंटू में n, ये है रिसीडिंग का, या फिर v भी दिया है यहाँ इसके केस में। तो जब चेंज निकालेंगे तो c बाय c प्लस u इंटू n माइनस के n। तो अब दोनों को कंपेयर करो तो देख लिया डेल्टा n1 जो है वो ग्रेटर है डेल्टा n2 से। अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू।